हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का मैं मॉडल आंसर डिस्कस करने जा रहा हूं। आज का जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन का जो टॉपिक है वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 यानी कि करेंट अफेयर के अंतर्गत आईआर से रिलेटेड यह आज का हमारा टॉपिक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा संपन्न हुई है, तो इस दृष्टिकोण से भारत जापान संबंध आगामी बीपीएससी की मुख्य परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। यह 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के साथ साथ 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत जापान संबंध, भारत जापान संबंध कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, हम लोग इसे अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये मॉडल आंसर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इसका प्रश्न क्या होगा। मॉडल आंसर डिस्कशन का प्रश्न हमने बनाया है, हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के निहितार्थों को बतलाते हुए भारत जापान संबंधों पर प्रकाश डालें। यानी कि प्रश्न का मेन सेंटर है जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के क्या निहितार्थ हैं, इसी निहितार्थ को आधार बनाते हुए भारत जापान संबंधों पर प्रकाश डालें। भारत जापान संबंध किस प्रकार से हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को स्थापित करने में सहायक साबित हो सकती है। देखिए, अगर आप पहली बार आंसर लिख रहे हैं तो आंसर लिखने में आपको दिक्कतें होती होगी, तो किस प्रकार से आप आंसर लिखने के लिए मेन कीवर्ड को छांटे। तो पहला कीवर्ड है प्रधानमंत्री की, जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के निहितार्थ है, यानी कि जापान के प्रधानमंत्री का भारत यात्रा क्यों संपन्न किया गया, क्यों वे भारत आए जापान के प्रधानमंत्री, उसका क्या उद्देश्य था, इसको आधार बनाते हुए भारत जापान संबंध पर प्रकाश डालिए। यानी कि भारत जापान संबंध को संक्षिप्त रूप में आपको प्राचीन समय से लेकर अभी तक समेटकर लिख देना है। इसके बाद बताना है कि किस प्रकार से भारत जापान जो संबंध है वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को स्थापित करने में, यानी कि चाइना को काउंटर करने में, हिंद प्रशांत क्षेत्र को नियम आधारित शांति व्यवस्था बनाए रखने में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता भारत जापान संबंध। तो आज का हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन का टॉपिक है। हम लोग इंट्रोडक्शन देखिए क्या हमने लिखा है इसका। हाल ही में 20-21 मार्च 2023 को जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा संपन्न हुई। देखिए, हमने यहाँ पर नाम नहीं लिखा, सिर्फ हमने लिखा जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा संपन्न हुई। आप भी नाम ना लिखे तो बेहतर होगा, हालांकि नाम लिखने से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम लिखने से बचें। हाल ही में 20-21 मार्च 2023 को जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा संपन्न हुई, जिसमें दोनों देशों के मध्य संबंधों को प्रगाढ़ बनाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बहाल करने सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। ये बहुत बेहतरीन इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंतर्गत प्रश्न के दोनों डायमेंशन को शामिल कर लिया गया है। प्रश्न के क्या डायमेंशन है, मैं इसे थोड़ा सा नीचे करके देखिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रश्न का पहला डायमेंशन क्या है, जापान के प्रधानमंत्री के भारत यात्रा के निहितार्थ है। तो क्या निहितार्थ हैं, सभी विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना। भारत जापान संबंध हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन स्थापित करने में कैसे सहायक साबित हो सकता है। तो साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों देशों के मध्य संबंधों को प्रगाढ़ बनाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति में स्थिरता बहाल करने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। तो प्रश्न का जो दोनों डायमेंशन है वह इंट्रोडक्शन में शामिल हो गया है। इंट्रोडक्शन संक्षिप्त एवं सारगर्भित लिखा हुआ है। अब इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखते हैं हम लोग कि कौन सा जो है जापान और भारत दोनों कहाँ पर ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से वर्ल्ड मैप में कहाँ पर आते हैं। हमने यहाँ पर हिंद प्रशांत क्षेत्र को दर्शाने का कोशिश किया है। हमने यहाँ पर देखिए, यह हिंद महासागर वाला एरिया है या प्रशांत महासागर। देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र का मतलब हो गया, चूंकि यहाँ पर जापान है, ये बेल्ट देखिए जापान है और यहाँ पे इंडिया है, तो जापान जो है वह प्रशांत महासागर में अवस्थित है, भारत जो है वह हिंद महासागर में अवस्थित है। यानी कि एक हिंद महासागर का देश और दूसरा प्रशांत महासागर का देश, तो दोनों को अगर कंबाइन करें तो हिंद प्रशांत यहाँ पर हो गया। देखिए, जो जापान जो है, ये वाला जो बेल्ट है जापान का वह है होकाइडो। आप लोग जानते हैं कि जापान होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोको ये सब मिलकर बना है, यह है होकाइडो। ठीक है, तो ये वाला बेल्ट है जापान, यह है इंडिया, यह है हिंद महासागर और यह है प्रशांत महासागर। ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर वर्ल्ड मैप में इंडिया और ज्योग्राफिकल की
ज्योग्राफिकल इंडिया और जापान की ज्योग्राफिकल लोकेशन को यहाँ पर हमने संक्षिप्त में दिखा दिया है। अब आते हैं भारत जापान संबंध। भारत जापान संबंध की शुरुआत 6ठी शताब्दी से मानी जाती है। इस समय बौद्ध धर्म के विस्तार के क्रम में दोनों देश एक दूसरे के संपर्क में आए, क्योंकि देखिए बौद्ध धर्म का जो विस्तार हुआ है वह भारत के जो जिन पड़ोसी देशों के साथ साथ चाइना में भी बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ है, थाईलैंड में भी बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ है, भूटान में हुआ है, श्रीलंका में हुआ है, जापान में हुआ है। ये सारे जो देश हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ है, चूंकि बौद्ध धर्म का उदय भारत से हुआ है और यह भारत से निकलकर अन्य देशों में गया है, तो स्वाभाविक है कि जिन जिन देशों में गया वहाँ पर भारतीय संस्कृति की छाप देखने को मिली और भारतीय संस्कृति का विस्तार हुआ। इसीलिए भारत जापान संबंध की जो मुख्य नींव डाली गई थी उसका आधार जो था वह कल्चरल था, यानी कि सांस्कृतिक आधार रहा भारत जापान संबंध का। इसके बाद में जाकर वह भारत जापान संबंध का आधार आर्थिक होता है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर भारत जापान जो संबंध था वह सांस्कृतिक आधार पर दोनों एक दूसरे के निकट आए थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी जापान के द्वारा सुभाष चंद्र बोस एवं INA इंडियन नेशनल आर्मी को दिए गए सहयोग ने मजबूत संबंध की आधार तैयार की थी। यानी कि भारत जापान संबंध 6ठी शताब्दी से प्रारंभ होते होते भारत की आज़ादी तक चला। इसके पश्चात जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 28 मई 1952 ईस्वी को दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई और इन्हीं राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हुए हैं। वर्ष 2022 में इस राजनयिक संबंध के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 को दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंध की शुरुआत हुई। यद्यपि शीत युद्धकालीन राजनीति ने दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित अवश्य किया। कैसे शीत युद्ध काल की राजनीति ने दोनों देशों को प्रभावित किया? शीत युद्ध की जो राजनीति है वे द्विध्रुवीय राजनीति रही है। दो बाइपोलर उस समय की पॉलिटिक्स हो रही थी, एक USA और दूसरा USSR। जापान जो है वह USA ग्रुप का मेंबर है। भारत जो है वह इन दोनों देशों से अलग हटकर भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। अमेरिका चाहता था कि भारत हमारे तरफ आए, USSR चाहता था कि भारत हमारे तरफ आए, लेकिन भारत न तो USA की तरफ गया न तो USSR की तरफ गया, जबकि जापान जो था USA की तरफ था। तो हालांकि इस समय दोनों देशों के मध्य संबंध शीत युद्ध के कारण प्रभावित अवश्य हुए, लेकिन जैसे ही 1990 में शीत युद्ध के समाप्ति होती है, USSR के विघटन के पश्चात दोनों देशों के संबंध में फिर से गतिशीलता उत्पन्न हुई। इसका क्या कारण था? 1990 के दशक में कई सारे घटनाएं घटित हुई। 1990 के दशक में ही भारत ने LPG की नीति अपनाई। LPG की नीति अपनाने के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें लिबरलाइजेशन, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह उदार प्रकृति की लिबरल इकोनॉमी के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था डेवलप हुई। इसके अलावा भारत का एशिया प्रशांत देशों के साथ मधुर होते हुए संबंध और लुक ईस्ट पॉलिसी, इन सभी नीतियों ने भारत जापान संबंध को प्रभावित किया और इस समय गतिशीलता उत्पन्न की। लुक ईस्ट पॉलिसी के कारण भारत जो है पूर्व के देशों का मतलब बांग्लादेश, जापान वगैरह जो कंट्री है उनके साथ रिलेशन बनाना प्रारंभ किया। ये सभी 1990 के दशक में ये सभी घटनाएं प्रारंभ होती है। इसीलिए शीत युद्ध जैसे ही समाप्त होता है भारत जापान संबंध फिर से एक बार रफ्तार पकड़ने लगता है और इसका यह परिणाम रहा कि आप देखेंगे कि 2000 के बाद भारत जापान संबंध में लंबी उछाल देखने को मिलती है। 2000 के बाद कई सारे सुधार, कई सारे एग्रीमेंट भारत और जापान के मध्य किए गए हैं और उसी का एक परिणाम रहा जो हालिया में जापान के प्रधानमंत्री की भारत दौरा संपन्न हुई। वर्ष 2006 ईस्वी में प्रतिवर्ष 2006 ईस्वी में भारत जापान के मध्य समझौता हुआ, जिसमें प्रतिवर्ष वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित कराए जाने पर सहमति बनाई गई। इसके अलावा दोनों देशों के द्वारा रणनीतिक व वैश्विक साझेदारी स्थापित करने पर बल दिया गया। इतना ही नहीं, 2011 में देखिए, 2011 में भारत और जापान के मध्य मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया इंडिया और जापान के मध्य 2011 ईस्वी में। 2015 ईस्वी में भारत और जापान ने विजन 2025 डॉक्यूमेंट को जारी किया। इसका मतलब था 2025 ईस्वी तक की विकास की रणनीति निर्धारित की गई। 10 वर्षीय रणनीति, कितने वर्षीय? 10 वर्षीय, 2015 से लेकर 2025 तक का, और इन दोनों देशों ने मिलकर इस रणनीति को तैयार किया। विजन डॉक्यूमेंट 2025 इंडिया एंड जापान।
इसके बाद 2016-17 में भारत और जापान के मध्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, वह न्यूक्लियर एग्रीमेंट होता है, नाभिकीय समझौता होता है। इसके अलावा एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर की भी नींव रखी गई। और ये देखेंगे आपकी एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर की जो नींव रखने का मेन कारण जो था, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना की जो शक्ति बढ़ती जा रही थी उसको काउंटर करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। यही हम लोग हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत जापान संबंध और चाइना का काउंटर, यही हम लोग आगे जाकर देखेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वर्षवार भारत जापान संबंध जो है वह प्रगाढ़ होता चला गया और वर्तमान स्थिति में यह है कि जापान भारत में कई सारे प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही है। अब दोनों की इकोनॉमिक ट्रेड को थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भारत और जापान के मध्य आर्थिक संबंध किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। देखिए 2013-14 के दौरान भारत और जापान के मध्य कुल ट्रेड 16.31 अरब डॉलर हुआ था। 2013-14 में भारत और जापान के मध्य व्यापार, वहीं 2021 में बढ़कर यह 20 अरब डॉलर, लगभग 20.5 अरब डॉलर हो गया। तो सीधे इधर 6-7 सालों में आप देखेंगे कि जो व्यापार है उसमें लगभग 5 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। ठीक है, यह सुनने में 5 अरब डॉलर छोटा लग रहा होगा, लेकिन एक राशि के रूप में देखेंगे तो 5 अरब डॉलर का ट्रेड बहुत बड़ी राशि होती है। इस दौरान भारत के द्वारा जो निर्यात, देखिए 2011-21-22 का डेटा है 20.57 अरब डॉलर भारत जापान संबंध दोनों के बीच इकोनॉमिक ट्रेड हुआ, जिनमें से भारत के द्वारा निर्यात किया गया है 6.18 अरब डॉलर और भारत के द्वारा आयात किया गया है 14.39 अरब डॉलर। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 20.57 अरब डॉलर होता है, जो कि 21-22 में भारत और जापान के मध्य ट्रेड हुआ है। तो इस प्रकार से भारत जापान जो संबंध है, इकोनॉमिक क्षेत्र में भारत जापान संबंध एक काफी अच्छी स्थिति में पहुंच गई है। अब हम लोग जापान के प्रधानमंत्री के हालिया दौरा और उस दौरान हुए विभिन्न समझौतों को संक्षिप्त रूप में हम लोग देखते हैं कि क्या चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। भारत और जापान के बीच प्रधानमंत्री की जैसे ही शिखर बैठक संपन्न हुई, उसके पश्चात भारत के प्रधानमंत्री ने वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि भारत जापान विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों व अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कानून के सम्मान पर आधारित है। यानी कि भारत जापान का जो संबंध की जो बेसिक जो है, भारत जापान संबंध की जो नींव है वह लोकतांत्रिक मूल्यों में निहित है। भारत भी विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य है, वहीं जापान भी देखेंगे कि विश्व का एक लोकतांत्रिक सशक्त लोकतांत्रिक राष्ट्र है। और इसके अलावा कानून का, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कानून का, रूल ऑफ लॉ, ये दोनों भारत और जापान के बीच संबंधों का मेन आधार है। यह भारतीय प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के मध्य शिखर सम्मेलन के पश्चात वक्तव्य जारी करते हुए कहा। इतना ही नहीं, दोनों देशों ने शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री के द्वारा द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की गई। यानी कि अभी तक जो भी जापान के द्वारा भारत में प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, उन प्रोजेक्ट पर भारतीय प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से उन प्रोजेक्ट की दिशा में कार्य किया जा रहा है, उसे जापान के प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया। और दोनों देशों के द्वारा जो अपने द्विपक्षीय संबंध उसमें किस प्रकार से प्रगति हो रही है उसकी समीक्षा की गई। इसके अलावा रक्षा उपकरण, प्रौद्योगिकी सहयोग, व्यापार साझेदारी आदि पर विचारों का आदान प्रदान दोनों देशों के प्रधानमंत्री या नेताओं के द्वारा किया गया है। जापान ने बुलेट ट्रेन परियोजना हेतु चौथी किस्त के रूप में 18,000 करोड़ रुपए का ऋण दिए जाने की घोषणा की है। यानी कि बुलेट ट्रेन योजना, आप जानते हैं कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच का जो है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, वो जापान के सहयोग से जीका कंपनी चला रही है और उसकी चौथी किस्त के रूप में भारत को 18,000 करोड़ रुपए जापान की जीका कंपनी के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा भारत जापान शिखर वार्ता में दोनों देशों ने अपने सैन्य व आर्थिक सहयोग को प्रगाढ़ करने पर सहमति बनाई। इसके अलावा कई सारे ऐसे बिंदु रहे जो चर्चा के बिंदु रहे, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, सैन्य साजो सामान का सह विकास, ये आप आत्मनिर्भर भारत से भी से जोड़ सकते हैं। अन्य क्षेत्रीय चुनौतियां, लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग आदि, ये सभी मुद्दे रहे वह भारत और जापान के प्रधानमंत्री के मध्य चर्चा के महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। अपनी इस यात्रा के दौरान देखिए प्रश्न की दूसरी सेक्शन की ओर अब हम लोग बढ़ रहे हैं।
प्रश्न का जो दूसरा सेक्शन था, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को स्थापित करने में भारत जापान संबंध किस प्रकार से कारगर होगा, तो इसका सबसे अहम कड़ी है वह जापान के प्रधानमंत्री की अभी हालिया दौरे में स्पष्ट होती है, क्योंकि इस यात्रा के दौरान जापान के प्रधानमंत्री ने अपने देश की हिंद प्रशांत नीति की घोषणा की है। यानी कि जापान के प्रधानमंत्री के द्वारा जापान की हिंद प्रशांत नीति की घोषणा भारत दौरे पर की गई। इसी से यह स्पष्ट होता है कि जापान के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए भारत किस प्रकार से उसके लिए एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभर कर सामने आया है। तो हिंद प्रशांत नीति की घोषणा की तथा शांति व स्थापित करने के लिए भारत को अपरिहार्य बताया। यानी कि भारत के बिना हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करना संभव नहीं है, वो भी तब जब चीन जैसा शक्तिशाली कंट्री हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ हो। अब देखते हैं कि आखिर जापान की हिंद प्रशांत नीति क्या है जिसकी चर्चा इतनी हो रही है, और क्या इस नीति के बदौलत भारत जो है जापान के साथ मिलकर या जापान भारत के साथ मिलकर क्या हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को स्थापित करने में सक्षम हो पाएगा। आइए हिंद प्रशांत नीति के सिद्धांत को देखते हैं। जापान के द्वारा जो नीति जारी की गई है उसके अंतर्गत हिंद प्रशांत क्षेत्र में संपन्नता के लिए शांति के सिद्धांत के पालन की बात की गई। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों का मिलकर सामना करना, विभिन्न देशों के मध्य कनेक्टिविटी पर फोकस करना, पूरे क्षेत्र में समुद्र से लेकर आकाश तक के सुरक्षित इस्तेमाल को सुनिश्चित करना, ये जापान की हिंद प्रशांत नीति के 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिसके कारण जापान जो है वह भारत को साथ लेकर चलते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति और संतुलन को स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके अलावा भारत और जापान के बीच कई सारे ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को स्थापित करने में कारगर हो सकते हैं। जैसे इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने का संकल्प लिया तथा कहा कि यह शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए $75 अरब की योजना का ऐलान किया है। देखिए किस प्रकार से जापान के द्वारा यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए, चूंकि चाइना की ओवर पॉलिसी जो है, ओवर पॉलिसी के कारण चीन जो है दूसरे देशों में इकोनॉमिक और रणनीतिक रूप से हस्तक्षेप कर रहा है। तो जापान की कोशिश है कि हम भी, चूंकि जापान आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र है, तो जापान चाह रहा है कि वह इकोनॉमी के बदौलत चाइना को हिंद प्रशांत क्षेत्र में काउंटर करे, और इसीलिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए $75 अरब की योजना का ऐलान किया है जापान ने। इतना ही नहीं, चीन की ओवर नीति को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत एवं जापान के द्वारा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की नींव रखी गई है। इसके अलावा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण छोटे द्वीपीय देशों का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा क्वाड का भी गठन किया गया है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना को काउंटर करने के लिए। इस क्वाड में 4 देश शामिल हैं, जिनमें से इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए 4 देश शामिल हैं। इसके अलावा भारत और जापान के बीच 2+2 डायलॉग की भी शुरुआत की, 2+2 वार्ता की भी शुरुआत की गई है। और इस 2+2 वार्ता में जो प्रमुख मुद्दा होता है वह हिंद प्रशांत क्षेत्र, इसका प्रमुख एजेंडा होता है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना की ओवर पॉलिसी को काउंटर करना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में इकोनॉमिक शक्ति के रूप में इमर्ज करना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बनाए रखना, शांति स्थापित करना, नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखना। तो इस प्रकार से भारत और जापान जो हैं वह दोनों मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना को काउंटर करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, और बहुत हद तक इसमें सफलता भी प्राप्त हुई है। इस प्रकार से निष्कर्षतः यह स्पष्ट है कि भारत जापान संबंध का प्रगाढ़ होना शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए आवश्यक है। कोविड पश्चात, क्योंकि अगर ये भारत जापान संबंध प्रगाढ़ नहीं होगा तो चीन की मनमानी बढ़ती चली जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र वह उसका दोहन करता चला जाएगा। इसीलिए जब भारत और जापान दोनों देशों का संबंध जब प्रगाढ़ होंगे तो समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र का निर्माण होगा। कोविड के पश्चात नई विश्व व्यवस्था के निर्धारण तथा विभिन्न वैश्विक तनाव के दौरान कौन कौन से वैश्विक तनाव हैं? रशिया यूक्रेन का वार, क्लाइमेट चेंज, करप्शन, कोविड,
ये सारे वैश्विक तनाव हैं। इस दौरान नई विश्व व्यवस्था के निर्धारण तथा विभिन्न वैश्विक तनावों के दौरान जापान के प्रधानमंत्री का भारत दौरा न सिर्फ हिंद प्रशांत बल्कि रणनीतिक, सामरिक एवं आर्थिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। इस प्रकार से भारत जापान संबंध से संबंधित देखिए, चूंकि अभी जापान के प्रधानमंत्री के भारत दौरा हुई है तो यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। जापान भारत संबंध, अब चूंकि शॉर्ट नोट्स पूछने की परंपरा बीपीएससी के द्वारा भी प्रारंभ की जा रही है, तो शॉर्ट नोट्स के रूप में हो सकता है कि आ जाए जापान के प्रधानमंत्री के हालिया भारत दौरा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र पर उसका पड़ने वाले प्रभाव, ऐसा शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। तो इसीलिए भारत जापान संबंध से जो प्रश्न संभावित हो सकते थे उसे हमने यहाँ पर लिखने और उसका मॉडल आंसर डिस्कस करने का काम किया है। अब अगले वीडियो के रूप में शीघ्र ही मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।